बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू द फर्दर डिस्कशन अबाउट द मोशन एंड वी विल टॉक अबाउट द वन डायमेंशनल मोशन। And in this lecture, we will discuss about how the one-dimensional motion can be estimated और उसके बारे में बात की जाएगी। फिर उन पैरामीटर के बारे में बात की जाएगी जिसके लिए ज़रूरी है। आफ्टर दैट हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है मोशन को किस तरह से हम डिफरेंट के हिसाब सॉरी डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द कोर्स मैकेनिक्स 1 PH 301 BS फूड साइंस टेक्नोलॉजी सेमेस्टर थर्ड fall semester 2021. So in the last lecture we have discussed about what is motion, types of motion के ऊपर बात की थी and these types of the types are based upon the types of motion based upon path, periodicity and the speed. तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पाथ के हवाले से किस तरह की मोशन हो सकती है, periodicity के हवाले से किस तरह की मोशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल एज वी इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट कुछ मोशंस ऐसी होती हैं जो पीरियोडिक होती हैं विद पर्टिकुलर टाइम, कुछ खास टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करती हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी पीरियोडिक मोशन। एंड द थर्ड टाइप इज बेस्ड अपॉन द स्पीड। तो कुछ ऐसी मोशन होती है जो यूनिफॉर्म होती है जिनकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, कुछ ऐसी मोशन होती है जिनकी स्पीड जो है वो आपके पास हमेशा जो है वेरिएबल होती है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज हम मोशन को स्टडी करने के लिए डायमेंशंस के हिसाब से कैलिब्रेट करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशंस क्या हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द डायनेमिक्स। जो मोशन है वो डायनेमिक्स के एक मेन मेजर ब्रांच है, उसका हिस्सा है। तो आज हम डायनेमिक्स के हवाले से अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज डायनेमिक्स एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायनेमिक्स इन मैकेनिक्स। सो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। तो किनेमैटिक्स जो है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और डायनामिक्स को एक्चुअली तौर पे हम दो ब्रांचेस के अंदर डील करते हैं दैट इज रिलेटेड टू द काइनेमैटिक्स एंड द किनेमैटिक्स काइनेटिक्स। तो उस हवाले से हम काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स के हवाले से एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे कि जो डायनामिक्स है इसको किस तरह से हम दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द वन डायमेंशनल मोशन एंड देन वी विल आल्सो स्टडी दैट वन डायमेंशनल मोशन या फिर किसी भी तरह की मोशन के लिए हमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है जो किसी भी मोशन को एस्टिमेट करने के लिए ज़रूरी है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। नहीं जी, लेट्स स्टार्ट विद दैट। मैकेनिक्स आप सब लोग जानते हैं, मैकेनिक्स के अंदर हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, या तो चीज़ें रेस्ट पे होती हैं या फिर चीज़ें मोशन में होती हैं। तो उस हवाले से हमारे पास यहाँ पे चीज़ें जो है वो रेस्ट पे या मोशन पे दोनों लिहाज से की जा सकती है। विद रिस्पेक्ट टू मोशन द डायनामिक्स कैन बी डिफाइन एज, तो मैकेनिक्स के दो हिस्से बनाए जा सकते हैं। एक है वो वाली ऑब्जेक्ट्स जो उनका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो मोशन के साथ होता है, तो इट इज़ कॉल्ड द डायनामिक्स ऑफ द बॉडीज। तो डायनामिक्स जो है इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इन्वॉल्व द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैट motion and other physics concepts. So it's a very major and minute अगर हम इसको एक सेकेंड जी, अगर हम इसको प्रॉपरली देखें तो ये इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो इन्वॉल्व होती है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के अंदर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैट। और ये रिलेशनशिप है किसके दरमियान, ऑब्जेक्ट के दरमियान एंड दी फोर्स के दरमियान। तो उस हवाले से जो डायनामिक्स है और उसके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के लिहाज से तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसकी दो टाइप्स रखी हुई है जी हमने। द फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड द काइनेमेटिक्स। Kinematics is a part of dynamics. In kinematics, you are interested in the description of motion. इसके अंदर हम मोशन को एक्सप्लेन करते हैं कि बॉडी मोशन कैसे करती है और वो किस तरह से कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है कि इसके अंदर हम फोर्सेस का बिल्कुल जिक्र नहीं करते, कंसर्न अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। आप जानते हैं कि कोई भी किसी भी मोशन की जो कॉज है इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स। तो फोर्स का किसी भी लिहाज से हमारे पास जिक्र नहीं होता। So it is called the, you can say, the concern with the cause of motion, and so that's why in the second branch the kinetics is a part of dynamics. In kinetics
you are interested So you are interested in the description of motion as we have interested in the kinematics. But in this case, this is a little bit variation that now for this time, for the case of kinetics, we are involved and we are interested to compute the origin and the cause of motion कि किस वजह से बॉडी जो है वो मूव करती है और किस वजह से बॉडी जो है वो मोशन कर रही है उसका हमने कॉज ढूंढना होता है एक्चुअली indirectly, we are dealing with the forces here, and in the above case, we do not deal with the forces. So kinetics के अंदर हम forces को deal करते हैं जबकि kinematics के अंदर हम forces को deal नहीं करते आप ये behavior और ये चीज़ें जो है वो observe भी करेंगे कि जैसा जैसे जब हम kinematics पढ़ेंगे तो हम force की बिल्कुल बात नहीं करेंगे जबकि जब हम काइनेटिक्स की बात कर रहे होंगे तो वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द फोर्स मोमेंटम एंड ऑल दीज थिंग्स so let's start with the motion motion could be can be can be categorized with respect to the dimension. So we have here three dimensions, one dimensional motion, two dimensional motion, and the three dimensional motion. So it could be, you can say here, it is just like line motion, it could be just like a plane motion, and it could be just like, you can say, a space motion. तो जब कोई बॉडी लाइन में मोशन करेगा तो वो वन डायमेंशनल मोशन होगा अगर कोई बॉडी प्लेन में मोशन करता है तो वो आपके पास टू डायमेंशनल मोशन होगा अगर कोई बॉडी जो है वो थ्री डायमेंशनल मोशन कर रहा है तो वो आपस में क्या होंगे जी थ्री डायमेंशनल मोशन के हिसाब से लिखे जाएंगे तो उस हवाले से हमारे पास ये तीन डायमेंशन बनाई जा सकती हैं सो वन डायमेंशनल मोशन जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है इट्स वेरी सिंपल द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग वन डायमेंशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन जनरली तौर पे हम इसको कह सकते हैं कि अ ट्रेन मूव स्ट्रेट अलोंग इट्स ट्रैक ये भी वन डायमेंशन की एग्जांपल है फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इट इज आल्सो द लीनियर मोशन द कार ट्रैवलिंग ऑन द रोड सिमिलरली अ बॉय वॉकिंग ऑन द ट्रैक these are all the examples of the one dimensional motion तो अगर हम अपने पिछले लेक्चर को रिलेट करें तो उसके अंदर भी हमने वन डायमेंशनल मोशन पढ़ी थी एक्चुअली दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलेटरी मोशन और ये ट्रांसलेटरी मोशन जो है एक्चुअली द प्योरली एग्जांपल ऑफ द वन डायमेंशनल मोशन so if an object moves in a line in a such a way that every point of the object moves through the same distance in same time then the motion of the object is called translatory motion so in the previous lecture we also have discussed about that तो हमने इसकी एग्जांपल को स्टडी किया था हियर इज अ कार अब हम उसके अंदर बैठे हुए तो आपके पास क्या है जी गाड़ी मूव करती है तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तो हम कहते हैं कि वो मूव करती है और इसको मोशन कहेंगे और ये मोशन कैसी है अलोंग द लाइन है सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्रांसलेटरी मोशन सिमिलरली इट हैज मैनी एग्जांपल an apple falling from the tree boy walking on the road and the motion of the box pushed from one corner of the room to the other corner similarly हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी ये बात डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास एक लाइन है तो लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है जिगजैग भी तो इसी वजह से हमारे पास जो है वो दो तरह की आपके पास टाइप्स बनती हैं one is called the rectilinear linear motion second is the curvilinear motion तो द रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर मोशन दो तरह के एग्जांपल्स हैं वन डायमेंशनल मोशन की ही इसके अंदर जो पहली टाइप है उसके अंदर आपके पास क्या है जी रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी जबकि कर्विलिनियर के अंदर आपकी जो लाइन होगी वो कर्व फॉर्म में होगी जस्ट लाइक यू कैन से zigzag form as you can see here in different examples the falling apple has straight line path the pushing of the box is also is quite straight as you can see here and the march path of the students is also the straight line. Similarly, the curvilinear motion is you can see here that the road of zigzag path is also the linear motion, but it's changing its direction with respect to the time and with respect to the path. So that's why it is called the curvilinear motion. But a boy is kicking a football, then it becomes a you can say a curvilinear motion. But this will not in this our case for the case of especially in the case of one dimensional motion. So it could not be the exact example of the
curvilinear motion. So this type of the motion when we have more than two directions. Now you can see here this vector is basically componented in vertical and as well as in horizontal direction. So such type of motion is not called the वन डायमेंशनल मोशन। सो इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये वन डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल नहीं है। ये इसीलिए आपको दिखाया गया कि यू कैन सी है इसके अंदर गाड़ी मूव कर रही है और एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। तो इसका कोई भी एक्सिस या कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो एक डायरेक्शन के अलावा नहीं है। बल्कि जबकि आपके पास इसके अंदर आपके पास कुछ उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, कुछ उसने वर्टिकल किया। तो इसका मतलब ये जो मोशन है फुटबॉल की, ये कौन सी है जी? आपके पास ये वन डायमेंशनल नहीं है बल्कि टू डायमेंशनल है। तो इस वजह से ये हमारे पास वन टू डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल बन सकती है, वन डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल नहीं है। तो हर तरह की कर्वीलिनियर मोशन जो है वो भी वन डायमेंशनल मोशन नहीं होती, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास जो बॉडी है वो किस तरह से मूव करती है और उस हवाले से हमने इसको स्टडी करना होगा। आफ्टर दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि वो कौन-कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो काइनेमैटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होंगी हमारे केस के अंदर। एज़ यू कैन सी हियर there are almost you can see position ऑलमोस्ट 4 टू 5 क्वांटिटीज़ जिसके ऊपर हमने फ़ोकस रखा है और वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड द पोज़ीशन, सेकंड इज़ द डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इज़ द वेलोसिटी एंड फोर्थ इज़ द एक्सेलरेशन। ये 4 क्वांटिटीज़ हैं जी जिनको हमने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना है। पोज़ीशन के हवाले से, डिस्प्लेसमेंट के हवाले से, वेलोसिटी के हवाले से और एक्सेलरेशन के हवाले से। जब भी आप काइनेमैटिक्स की बात करेंगे, तो ये जो 4 क्वांटिटीज़ हैं, यही हमेशा आपसे पूछी जाएँगी और इन्हीं के बारे में भी हमारी स्टडी का ज़्यादातर कंसर्न होता है। तो उस हवाले से आइए देखते हैं कि पोज़ीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या चीज़ें हैं और इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज़ द पोज़ीशन। पोजीशन जो है द पोजीशन ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग्स और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द बॉडी। याद रखिएगा कि आपकी जो पोजीशन है किसी भी बॉडी की वो हमेशा उसके इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक होती है या फिर उसके उस फ्रेम के हिसाब से होती है जिसके हिसाब से हम उसको स्टडी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर अपने इर्द गिर्द देखेंगे और आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही मीन टू से, तो आप इस तरह की पोजीशन को कहेंगे कि मेरी पोजीशन जो है वो स्टैटिक है, आई एम नॉट मूविंग। But for the case of such body which is moving and changing its position, तो आप इस तरह की बॉडी को कहेंगे कि आपकी जो बॉडी है वो मूव कर रही है कंटिन्यूअसली। तो इस हवाले से हमारे पास ये है सच पोजीशन इज कॉल्ड दिस such type of the motion is called the motion type of the behavior of the body is called motion. So as you can see here एक पर्सन है वो जॉगिंग ट्रैक पे भाग रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो सबसे पहली पोजीशन थी दैट इज़ द एक्स आई यूनिट वेक्टर। So xi is basically the initial position. I stand for initial and F stand for the final. So as you can see here, this person is basically dragged from and changes his position with respect to surrounding and उस हवाले से हम इसने पोजीशन अपनी चेंज की है। तो आप इसकी पोजीशन से चेंज से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है वो डिफाइन किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्वियसली इसने किसी न किसी पॉइंट को फ्रेम बनाया होगा और उसको उसके मुताबिक ही डील किया गया है, तो इसलिए इसको हमें पता लग रहा है कि ये इनिशियल पोज़ीशन थी और इसकी फाइनल पोज़ीशन थी। सो इन वन डायमेंशनल केस जनरली वी मोस्टली टूक एज़ अ एक्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसको सपोज़ किया है कि दिस पर्सन इज़ मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। सो इट कुड बी अलोंग वाई एक्सिस भी हो सकता था। आप यहाँ पे वाई लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, देयर इज़ नो एनी अदर इश्यू। सो और इसी तरह से आपके पास ये आई जो है दैट इज स्टार्ट डिफाइन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मोशन एंड एफ इज शोइंग द फाइनल लास्ट पॉइंट या फिर एंडिंग पॉइंट ऑफ द मोशन। तो इट इज कॉल्ड द ओवरऑल सिनेरियो अबाउट द मोशन। Similarly, we can also understand the displacement. As you can see here in the figure also कि ये बॉडी इनिशियली यहाँ पे थी ये पर्सन और बाद में ये फाइनल पोजीशन पे पहुंचा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना इसके अंदर डिफरेंस आया है दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट।
इनिशियल पोजीशन ये है जी, फाइनल पोजीशन ये है। ओवरऑल चेंज कितना है पोजीशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। सो यू कैन सी आल्सो हियर द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, with respect to surrounding or frame of reference is called the displacement of the body. So as you can see here, the displacement of the body can be computed by this formula. You have to know about the final position of the body, you have to know about the initial position of the body, then you can easily estimate the difference between the positions and you can easily estimate the displacement of the bodies. So it defines the change in position in a very simple way. F again stand for the final, I stand for the initial, and may be represented by delta y if vertical. So as you can see here, ये horizontal component होता है जी, और ये वाला हमारे पास क्या है जी, वर्टिकल कंपोनेंट है। तो अगर आपकी बॉडी हॉरिजेंटल पे है तो हम इसको डेल्टा एक्स के हिसाब से लेते हैं, अगर बॉडी वर्टिकल पोजीशन के हिसाब से होगी तो हम उसको डेल्टा वाई के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है और हर फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं जी, मेजर कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हम इजीली यहाँ पे यूनिट्स जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट के या तो मीटर रखेंगे या सेंटीमीटर रखेंगे या फिर फीट रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि जो मीटर यूनिट है वो ऐसा यूनिट्स के लिए सिस्टम इंटरनेशनल के लिए लिखे जाते हैं, जबकि सेंटीमीटर जो है वो सीजीएस सिस्टम, जिसे हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम कहा जाता है, एंड द फीट जो है वो जनरली तौर पे यूएस कस्टमरी यूनिट्स हैं, आम तौर पे इसके मुताबिक लिखे जाते हैं। तो उस हवाले से हमारे पास ये यूनिट्स इस्तेमाल किए जाएंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए। Similarly, we can also estimate the velocity. The change in displacement of the body with respect to the time is called the velocity of the body. आप देख सकते हैं कि दिस पर्सन जो है इसने कितनी जल्दी ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, कितने टाइम के अंदर, ये इस बॉडी और इस पर्सन का क्या होगा जी, वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला निकालना बहुत आसान है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगा दिया। डेल्टा एक्स, एक्स बोर्ड लिखा हुआ है एक्स को हमने, बिकॉज ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, वेलोसिटी। तो डी एफ एक्स ऑफ एफ माइनस एफ एक्स एक्स आई ओवर टी एफ माइनस टी आई। तो जी ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह से फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो आपके पास क्या आ गई थी, वेलोसिटी। डायरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वेलोसिटी है ये कभी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो सिमिलरली बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, तो इसलिए जो वेलोसिटी होगी वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज डैट कि आपने इसको ये भी देखना है कि जो यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी हैं वो कौन से हैं। अगर ऐसा यूनिट होगा तो वी विल डिस्कस अबाउट मीटर पर सेकेंड। अगर आपका सीजीएस सिस्टम है तो हम इसको लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आपका यूनिट यूएस कस्टमरी है तो आप लिखेंगे फीट पर सेकेंड। तो उस हवाले से हम इनको अडॉप्ट करेंगे जिस स्कीम के मुताबिक आपको चीज़ें दी गई होंगी। एंड द लास्ट वन जो है दैट इज रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन। तो द एक्सेलरेशन इज बेसिकली is equal to the change in velocity of the body with respect to the time is called acceleration. तो उस हवाले से हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन और किसी बॉडी का डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी के हिसाब से लिखा जाता है। अगेन वी हैव द सेम एग्जांपल कि ये बॉडी, ये पर्सन जो है वो कितनी जल्दी से यहाँ तक पहुँच सकता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो उस हवाले से यू कैन सी है द एक्सेलरेशन इज बेसिकली मैथमेटिकली डिफाइंड एज डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। So this delta v is basically the change in velocity and this delta t is basically the time difference between the initial and final states. तो बॉडी की पहली इनिशियल स्टेट यहाँ पे है, बॉडी की फाइनल इनिशियल स्टेट यहाँ पे है। तो यू कैन इजीली एस्टिमेट द वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी एज वेल एज द टाइम डिफरेंस। Similarly, acceleration could be positive, negative, zero.
तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अगर आपका एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड बढ़ाने में नहीं बल्कि कम करने में किरदार अदा कर रहा है, तो वो नेगेटिव होता है, इट इज़ कॉल्ड डेसेलेरेशन या फिर आपके पास रिटार्डेशन। अगर ये स्पीड बढ़ाने में कारआमद है तो इसके लिए हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या जी एक्सेलरेट हो रही है बॉडी। अगर आपकी बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो तब उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो जी 0 होगा बिकॉज़ बॉडी जो है वो एक्सेलरेट नहीं हो रही। एक्सेलरेशन को मेज़र करने के लिए हम जिस सिस्टम इंटरनेशनल के हिसाब से देखा जाए, तो मीटर पर सेकंड स्केल यूनिट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। सीजीएस सिस्टम के अंदर हम सेंटीमीटर पर सेकंड स्केल लिखते हैं, जबकि यूएस कस्टमरी के अंदर फीट पर सेकंड स्केल लिखा जाता है। और इन सब चीज़ों के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दैट इज़ दैट कि आपके पास के जो सबसे ज़्यादा एहतियात तलब वाली बात है कि ये चीज़ें इनके अंदर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही डिफरेंट क्वांटिटीज़ है और ये दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कहने में ये बिल्कुल एक जैसी लगती हैं बट दे हैव क्वाइट डिफरेंट फिज़िक्स। Displacement is basically the vector quantity. So it's a vector quantity. Velocity is also called vector quantity, but the distance is scalar and speed is also scalar quantity. So डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो जो है वो आपके पास डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, ना ही स्पीड। जबकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है और उस वजह से इनकी जो फिज़िक्स है वो काफ़ी हद तक एक-दूसरे से डिफरेंट है। स्पीड कभी पॉज़िटिव नेगेटिव नहीं होती, हमेशा क्या रहेगी पॉज़िटिव रहेगी। सिमिलरली वेलोसिटी जो है वो पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो दीज़ आर द एग्ज़ाम्पल व्हिच शोज़ दैट कि आपके पास ये जो जो आपके पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ये आपस में मिक्स अप नहीं होनी चाहिए बिकॉज़ उनसे आपकी जितनी भी फिज़िकल सिग्निफिकेंस है वो लूज़ हो जाएगी। ठीक है? In the next lecture, we will discuss about the mechanics in more detail and we will discuss about the equation of motion, how we can relate one physical quantity with respect to the other physical quantity। तो ये बेस करता है इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कंप्यूट करेंगे इन इक्वेशंस को कि इनको इक्वेशंस को हम किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट लेक्चर विल बी आल्सो रिलेटेड टू द computations of the equations of motion। Secondly, how we can apply these equation of motion टू गेट आवर आंसर। सम टाइम ऐसा होता है जी कि हमें 2-3 चीज़ें पता होती हैं। मिसाल के तौर पे हमें टाइम पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, हमें वेलोसिटी नहीं पता। तो आपको कहा जाता है कि आपने वेलोसिटी निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ मोशन से तो किस तरह से निकाली जा सकती हैं, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम ये बात करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई इश्यू हो, तो उस हवाले से जो है आप लाज़मी क्वेश्चन पूछिएगा हमारे इंटरैक्टिव सेशन के अंदर। आप ज़ूम मीटिंग के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।